सर स्टेप 1 पे आता है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। कॉन्ट्रैक्ट आसान सी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की आसान सी डेफिनेशन, एक ऐसा एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। कोई भी एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान हो, इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्रैक्टिसेस, इट कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सेबल होना जरूरी है एज पर द मार्केट नॉर्म्स, एज पर द मार्केट प्रैक्टिस। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स ये वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, बस इसका इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। आईएफआरएस 15 ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आईएफआरएस 15 के तहत कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को अपने आईएफआरएस 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसमें कम से कम ये मिनिमम 5 एट्रीब्यूट्स, उसमें कम से कम ये मिनिमम 5 क्वालिटीज आनी चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट आईएफआरएस 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एक रेवेन्यू के ट्रांजेक्शन पे मुझे आईएफआरएस 15 का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करना है, तो मैं पूरे 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, यानी कि बाकी स्टेप्स को अप्लाई करने से पहले वो ट्रांजैक्शन, वो अरेंजमेंट आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट करनी चाहिए। वो ट्रांजैक्शन, वो अरेंजमेंट आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट की 5 मिनिमम एट्रीब्यूट्स मीट करनी चाहिए। वो 5 एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? नंबर 1, parties have approved the contract and committed to perform their respective obligations. Number 2, parties right to goods and services are identified. Parties right to goods and services are identified. Number 3, payment terms for goods and services can be identified. Number 3, payment terms for goods and services can be identified. Number 4, contract as commercial substance. And number 5, it is probable that consideration will be received, that is evaluate the customer's ability and intention to pay. सर मिनिमम 5 एट्रीब्यूट्स होंगे एक अरेंजमेंट में, तो वो आईएफआरएस 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक तो सारी पार्टीज की अप्रूवल, सारी पार्टीज की कमिटमेंट का होना, सर कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का आइडेंटिफाई होना। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर आपका मैंने बड़ा नाम सुना है कि आप बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग और टेक्स्ट पढ़ाता है, और मैं भी कभी ना कभी आपका स्टूडेंट बनूंगा, आपसे रिपोर्टिंग और टेक्स्ट पढ़ूंगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई नहीं हुई। एक स्टूडेंट मेरे पास स्टेप तीसरा एट्रीब्यूट, पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस एग्री होनी चाहिए, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग को किसी चीज पे लिंक कर देते हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा, लेट्स से मैंने एक बंदा अपॉइंट किया और मैंने उसे कहा कि भाई जितने बच्चे घेर के लाओगे हर बच्चे तुम्हें 2-2 रुपए का कमीशन मिलेगा, तो अब मुझे नहीं पता कि इन द एंड इसको पे कितना किया जाएगा या इन द एंड इसकी अर्निंग्स कितनी होंगी, लेकिन ये डिटर्मिनेबल है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपए का इसका अमाउंट मिलेगा। तो पेमेंट टर्म्स डिटर्मिनेबल हो, आइडेंटिफाइड हो, प्राइस वेरिएबल है, फिक्स रखी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन समथिंग। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट एज कमर्शियल सब्सटेंस। अब ये बेसिकली क्वालिटेटिव बात है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के कमर्शियल सब्सटेंस को देखना है, आपने ये देखना है कि आप कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई शेयरहोल्डर वगैरह के साथ ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे। तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई शेयरहोल्डर के साथ ट्रांजेक्शन है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड आईएस 24 के हिसाब से अकाउंट फॉर होगी। और लास्ट बात, इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड, यानी कि आपने कस्टमर की दो चीजों को देखना है, कस्टमर की औकात और कस्टमर की नीयत। ठीक है, कस्टमर की औकात है पे करने की, कस्टमर की नीयत है पे करने की, और इन सारे एट्रीब्यूट्स को मिला जुला के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट होती है, तो जाके मैं इसके ऊपर मजीद स्टेप्स अप्लाई करूंगा, तो जाके मैं इसकी प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करूंगा। सर व्हाट इफ कि आपने ये बताया कि भाई अगर मुझे 5 स्टेप को फॉलो करना है तो एग्रीमेंट का, अरेंजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी है, और एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 कंडीशंस हैं। व्हाट इफ की कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिसमें ये कोई एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो, ऑल ट्रांजेक्शन एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिसमें ये एक से ज्यादा स्टेप मिसिंग हो, जब तक ये 5 एट्रीब्यूट्स पूरे नहीं होंगे हम स्टेप 2 पे नहीं बढ़ सकेंगे ना, लेकिन चीजें मिसिंग है और ट्रांजेक्शन एंड हो गई, तो इस केस में भी आईएफआरएस 15 स्पेसिफिकली मैं बताता था। अगर हम अगली स्लाइड पर आए तो कहता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन, यानी कि कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग है,
रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आइदर, जब इन दोनों में से कोई एक बातें पूरी हो जाए। अब इन दोनों बातों के अंदर तीन तीन बातें हैं। कहता है कि अगर आपने कोई अरेंजमेंट, आपने कोई एग्रीमेंट किया और उस अरेंजमेंट, उस एग्रीमेंट में इन 5 एट्रीब्यूट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग था और आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो जाए, तो आप अपने पास उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे जब इन दोनों में से कोई एक बात ना हो जाए। पहली वाली बात, द एंटिटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड and substantially all the consideration has been collected and it is non refundable। आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी सेटिस्फाई कर दिया हो, पैसा भी रिकवर कर लिया हो और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो। जब ये तीनों बातें पूरी होंगी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। या फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड द कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका हो, कंसिडरेशन रिकवर कर ली गई हो और कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो, तो फिर आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। अगर मैं स्टेप 1 से फॉर्मल वे में आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा, कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो इस केस में आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब दो में से कोई एक बात पूरी है। पहली वाली बात में मजीद तीन बातें हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी हो, नंबर 2, कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी हो एंड नंबर 3, वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका हो, पैसा रिसीव कर लिया गया हो और वो पैसा नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो हिट होगा, दोनों तरफ की तीन तीन बातें पूरी होंगी, तो जाकर हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। सर कोई एग्जांपल बताएं। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट क्लासेस लेता है, उसने अपना एडमिशन फॉर्म प्रॉपर्ली फिल नहीं करा, उसने अपना एडमिशन प्रॉपर्ली फॉर्म फिल नहीं करा, तो पार्टीज के गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं थे। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसने रियान भाई को फॉर्म सबमिट करवाया और उसने अपना सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं करा कि वो आखिर आईक्यू में किस सब्जेक्ट के लिए एनरोल्ड है। और लेट्स से कि मैं एक सब्जेक्ट की या 2-3 सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहा था, उसने एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करा, तो मैं कह देता हूं कि भाई यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिसिंग था। अब हुआ ये कि उसने फॉर्म में चीजें फिल नहीं की थी, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एट्रीब्यूट मिसिंग था। पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है, वो पूरे बैच की क्लासेस भी ले लेता है, उसने फीस भी दे दी और वो फीस नॉन रिफंडेबल है। इन दी एंड में अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। या उससे मैंने लेट से कुछ 5,000, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए की फीस रिसीव कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट का एट्रीब्यूट मिसिंग था, उसने अपना एडमिशन फॉर्म पे लिखा ही नहीं था मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, और किसी दरमियान किसी क्लासेस के दौरान मेरी उसे हट जाती है और मैं उसका आईक्यू से टर्मिनेट कर देता हूं। तो अब जिस दिन मैंने उसको टर्मिनेट किया उसी दिन में अपना सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर, क्योंकि पैसा तो मैं रिकवर कर चुका हूं 5,000 रुपए या जो भी पार्शियल पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया मैंने और मेरी फी तो नॉन रिफंडेबल है, तो मैं अपने पास सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड करेंगे ऑब्वियसली कि जितना में कैश आया है। अगर लेट्स से कि एक स्टूडेंट से मैंने पार्शियल फीस रिकवर की है और मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता हूं, लाइक लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं था कि ताकि 18,000 में से 8,000 आउटस्टैंडिंग होते और दिन इसको मैं गुस्से में आईक्यू से निकाल देता, तो ये तो ही कहता कि चले सर आपने मुझे पढ़ाया तो ये बाकी 8,000 ले फिर मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा, तो मैं रेवेन्यू भी उतना ही रिकॉर्ड करूंगा कि जितना पैसा मैंने रिसीव किया होगा। इसमें भी हमारे पास आसान से इलस्ट्रेशन है, देखते हैं। Question number 2. Mr. Aves agreed on 1st March 2017 to sell 5 cutting machine to Exum Enterprises. Mr. Aves agreed on 1st March 2017 to sell 5 cutting machine to Exum Enterprises. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's right cannot be identified. On 31st March 2017, Mr. Aves delivered the goods and these were accepted by the Exum Enterprise. After 10 days of delivery, that is 10th April 2017, Exum Enterprises made the full payment and the payment is non-refundable. When should Aves record the revenue? देखिए 1 मार्च 2017 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 कटिंग मशीन सेल करने का। अगर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि एग्रीमेंट में डेफिशिएंसी की वजह से पार्टीज के राइट आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। 31 मार्च पे गुड्स डिलीवर हुए, सामने वाले कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए और 10 दिन के बाद पेमेंट कर दी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में डेफिशिएंसी ना होती, तो मैं प्रिंसिपल बेस्ड प्रोविजन मॉडल को फॉलो करता
और प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करते वक्त मैं अपना रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करता? 1 मार्च, 31 मार्च या 10 अप्रैल पे? सर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट मिसिंग ना होता, प्रॉपर्ली प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई हो रहा होता, तो मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही, दैट इज 31 मार्च। लेकिन इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट में एक एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन पे नहीं, दो में से कोई एक सिनेरियो के कंप्लीट होने में अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। वो दो सिनेरियो क्या थे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो, पैसा रिसीव हो चुका हो और पैसा नॉन रिफंडेबल हो। तो ये वाला तीनों बातें पूरी कब हो रही है? सर ये वाली बातें पूरी हो रही है 10 अप्रैल 2017 पे, तो हम अपना रेवेन्यू 10 अप्रैल 2017 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जरा इन बातों को अपने अल्फाजों में लिखिए अपने पास। सर असद ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। लेट्स से कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और उसने अपना एडमिशन फॉर्म प्रॉपर्ली फिल नहीं करा और उसने मुझे लेट्स से 15,000 रुपए की फीस दे दी। एक स्टूडेंट आता है आईक्यू में, उसने अपना एडमिशन फॉर्म प्रॉपर्ली फिल नहीं करा, सब्जेक्ट ही नहीं बताया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा आईक्यू से, और उसने आईक्यू को 15,000 रुपए की फीस पे कर दी। अब क्लासेस चल रही है, यानी कि क्लासेस चलने का मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड सेटिस्फाई हो रही है। क्या मैं इस 15,000 रुपए में से कुछ पोर्शन रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा? सर दोबारा सुनिएगा, एक स्टूडेंट से मैंने पैसा रिकवर किया, लेकिन एडमिशन फॉर्म प्रॉपर्ली फिल होने की ना होने की वजह से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एट्रीब्यूट मिसिंग था। लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है, 6 महीने का पैसा 1 महीने गुजर गया, 2 महीने गुजर गया, 3 महीने गुजर गया। क्या वक्त के गुजरते के साथ साथ मैं अपने पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? सर मैं अपने पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि अब इस पे कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं था। तो मैं प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो ही नहीं करूंगा। मैं प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो ही नहीं करूंगा, तो मैंने अभी जो तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी रीड करवाई ना, उन चीजों को फॉलो करूंगा। उन चीजों में क्या है? दो में से कोई एक बात हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी हो, पैसा रिकवर हो चुका हो और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो। तो जब तक 6 महीने गुजरेंगे नहीं ना, मैं इसके 15,000 को इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका हो, पैसा रिकवरेबल हो और पैसा नॉन रिफंडेबल हो, तो जब तक भी 6 महीनों में कभी भी मैं उसको फारिग ना कर दूं, तब तक मैं वो रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूंगा। क्या देखें सर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्रीज बनाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले 1 मार्च 2017 पे क्या एंट्री बनेगी या क्या अकाउंटिंग हो रही होगी? सर कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि अभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर्ली साइन नहीं हुआ। अब 31 मार्च को आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं सर, हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉपर एट्रीब्यूट्स नहीं थे, तो हम प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल के तहत परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट नो रेवेन्यू। हाँ, एक मेरे पास एंट्री बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री क्रेडिट। देखिए मेरे पास इन्वेंट्री तो जा रही है, अब ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि अब एक सिनेरियो आ गया तो मैं डिस्कस कर लूं कि हमारे पास इन्वेंट्री तो जा रही है। अगर मुझे लगता है ना कि मैं ये गुड्स आज दे दिया, मैं रिकवर नहीं कर सकूंगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। और अगर मुझे लगता है कि भाई या तो मुझे पैसे मिलेंगे या मेरे गुड्स वापस मिल जाएंगे, तो मैंने अपने पास राइट टू रिकवर ऐसे डेबिट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, ऐसा होता है जनरली, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हमारी दुकान में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हम बात नहीं करते और गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि गिनने के चक्कर में फीस डिसाइड ही नहीं करी और उसको बैठा के पढ़ा दिया। उसमें कोई ना कोई कॉस्ट तो लग रही होगी ना, उसमें दुकानदार की कोई ना कोई कॉस्ट तो लग रही होगी, इन्वेंट्री उसके पास से जा रही होगी, तो उस इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। अब अगर आपको लगता है ना कि यार ये कस्टमर जो है ना बात करके नहीं किया प्रॉपर, अब पैसे वैसे नहीं देगा, तो फिर सारी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में पार्क कर दो। लेकिन आपको पता है कि यार पैसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, तो फिर उस मतलब जितनी इन्वेंट्री उस वक्त तक मुझे इन्वेंट्री रिकवर हो जाएगी, मेरे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं अपने पास राइट टू रिकवर एसेट डेबिट कर दूंगा।
और फिर सर रिसीवेबल और रिफंड लायबिलिटी नहीं ना, क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट के तो एट्रीब्यूट्स ही मिसिंग थे ना। और उसके बाद फिर हमें पेमेंट कब मिले? 10 अप्रैल। सर 10 अप्रैल पे हमें पेमेंट रिसीव हुई, तो हमारे पास तीनों बातें हो गई। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, पेमेंट इज रिसीव्ड एंड पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, तो हमारे पास कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कॉपी कर लें सर इसे। देखिए सर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि ये जो सवाल हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। हम 5 स्टेप हम प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन करना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे ट्रांजिशन प्राइस को एलोकेट करना, और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो यानी कि गुड्स एंड सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड हो, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये 5 स्टेप मॉडल उस वक्त फॉलो होगा जब आप एक प्रॉपर फॉर्मल वे में चल रहे हो। हम तो बेसिकली ये डिस्कस करने लगे हैं कि आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है। अगर आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स पूरे होंगे तो फिर स्टेप 2 की बात होगी, तो फिर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 पे आएंगे। व्हाट इफ कि हमारे पास आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस ही पूरी ना हो, व्हाट इफ कि हमारे पास आईएफआरएस 15 के कॉन्ट्रैक्ट की जो मिनिमम क्वालिटीज है वही एक्सप्लिश ना हो, तो इस केस में आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब इन दो में से कोई एक बात हो जाए। If a contract does not meet any of the above condition, revenue is recorded only when either, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अपना एट्रीब्यूट पूरा नहीं करता तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल के तहत नहीं, क्योंकि आपका तो स्टेप 1 ही पूरा नहीं होके दे रहा ना। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अपना एट्रीब्यूट पूरा नहीं करता तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल 5 स्टेप मॉडल। रीजन मीन आपका तो स्टेप 1 ही पूरा नहीं होके दे रहा, तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब इन दो में से कोई एक बात पूरी हो। The performance obligation, the entity's performance is complete and substantially all the consideration has been collected and it is refundable. सर केस 1 में ये तीनों बातें हो। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो चुकी हो, सारी की सारी कंसिडरेशन सब्सटेंशियली रिकवर हो चुकी हो, और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। जब ये तीनों बातें हो जाए, हमने जो सवाल देखा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट मिसिंग था, 31 मार्च को मैंने परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन चूंकि एट्रीब्यूट मिसिंग था तो मैंने इसमें प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल फॉलो नहीं किया, बल्कि सिर्फ गुड्स का जाना रिकॉर्ड कर लिया, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। 10 दिन के बाद 10 अप्रैल को मुझे पैसे मिल गए, तो सारी बातें पूरी हो गई, परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो गई, पैसा रिकवर हो गया, पैसा नॉन रिफंडेबल है, तो मैंने अपने पास 10 अप्रैल को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। या फिर दूसरा सिनेरियो कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, कंसिडरेशन रिकवर कर ली गई और कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो, ये तीनों बातें हो जाए तब अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। इसके बाद एक आसान सी बात लिखी हमारे पास, if each party to the contract has a unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party or parties, no contract exists under IFRS 15। एक डिस्कशन पर्पस के लिए मैंने पॉइंट लिखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के पास ये राइट हो, कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है दूसरी पार्टी को कंपनसेट किए बगैर, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आईएफआरएस 15 का। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के पास ये राइट हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो फिर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी के पास ये राइट हो। ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्टी के पास ये राइट हो, कुछ पार्टी के पास ये राइट ना हो, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर सारी पार्टीज के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने FR2 का बैच स्टार्ट करा, एक स्टूडेंट ने फीस सबमिट कर दी, हमने टाइम दिया कि भाई हम लेट से के फीस रिकवरी के लिए हमने 1 महीने का टाइम दिया, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 1 महीने बाद आप लोग फीस दे, मतलब
एक महीने तक का क्वेश्चन दिया कि एक महीने के अंदर अंदर अपनी फीस जमा करा। अब एक स्टूडेंट ने पूरा एक महीने क्लासेस ली और एक महीने के बाद वो डिसकंटिन्यू करना चाहे कर दें। लेट्स से कि भाई एक स्टूडेंट है, उसने एक महीने क्लासेस ली और उसके बाद वो डिसकंटिन्यू करना चाहे कर दे, वो फीस पे नहीं करेगा। क्या मेरे और उस स्टूडेंट के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया था या नहीं? क्या मेरे और उस स्टूडेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया था या नहीं? सर मेरे और उस स्टूडेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, क्योंकि एक महीने क्लासेस लेने के बाद स्टूडेंट के पास तो ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता। एक महीना पढ़ा कर मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं लीगली, मोरली, एथिकली बाउंड कर दिया है कि अब मुझे FR2 का बैच कंप्लीट करना है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर हर पार्टी के पास ये राइट हो, अगर हर पार्टी के पास ये राइट हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे विदाउट कंपल्सेटिंग द अदर वन, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, एक के पास ये राइट है, एक के पास ये राइट नहीं है, तो अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक स्टूडेंट ने फॉर्म जमा कराया, FR2 की क्लासेस में बैठना शुरू किया, एक महीने तक मुझे फीस नहीं थी, लेकिन एक महीने तक उसने क्लासेस ली, एक महीने बाद भाग जाएगा तो मैं थोड़ी इसको पकड़ सकता हूं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो स्टूडेंट भाग सकता है, मैं थोड़ी भाग सकता हूं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब सारी पार्टीज के पास ये राइट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कि भाई हमने एक बैच स्टार्ट करा और हमने कहा कि भाई हम एक कोरम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर क्लास में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना तो हम बैच कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमने कोर्स स्टार्ट करा, हमने FR2 का बैच स्टार्ट करा और हमने कोरम डिसाइड कर लिया कि भाई अगर क्लास में 100 रजिस्ट्रेशन होगी तो ये बैच फुल होगा, मतलब कंप्लीट होगा, अदरवाइज हम ये बैच टर्मिनेट कर देंगे। तो जब तक मेरे पास कोरम पूरा नहीं होगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा, क्योंकि मैं भी भाग सकता हूं, आप भी भाग जाए। क्या ये समझ आता है? मैं